नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग पर। दोस्तों, ये अमेरिकन हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 2 है। यदि आपने किसी वजह से पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि पहले आप उसे जाकर के ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अमेरिका की ज़मीन पर किस तरह से यूरोपियन लोगों का बसेरा शुरू हुआ, किस तरह से नेटिव अमेरिकन और अमेरिकन लोगों को गुलाम बनाया गया। इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन यानी कि अमेरिकन क्रांति को, और अंत में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। तो जुड़े रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से हजारों साल पहले अमेरिका की धरती पर लोगों ने आकर के बसना शुरू किया, किस तरह से यूरोपियन ने अमेरिका का पता लगाया। यूरोप में जिन लोगों को सताया गया वो लोग अमेरिका की इस धरती पर आकर के बसना शुरू हो गए। अमेरिका में यूरोपियन लोगों के सेटलमेंट बढ़ने के पीछे कई सारे कारण हैं, तो आइए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो लोग आकर के बसे जो धर्म के द्वारा सताए गए थे। कैथोलिक देशों से प्रोटेस्टेंट लोग आकर के बसना शुरू हुए और प्रोटेस्टेंट देशों से कैथोलिक लोग आकर के बसे। ऐसा होता था कि कभी राजा कैथोलिक होता तो प्रजा प्रोटेस्टेंट होती, और प्रजा अगर कभी प्रोटेस्टेंट होती तो कभी राजा कैथोलिक होता, जैसे कि यूरोप के कई सारे देशों में था, स्पेन, फ्रांस और इटली में। तो आप सोच सकते हैं अगर राजा प्रोटेस्टेंट होगा तो कैथोलिक प्रजा ठीक तरीके से पूजा पाठ नहीं कर पाएगी, और राजा अगर कैथोलिक हुआ तो फिर प्रोटेस्टेंट की कोई खैर नहीं। तो इस तरह से ये लोग धर्म के सताए हुए लोग थे। नई खोजी गई दुनिया अमेरिका में इनका जीवन सुरक्षित रहेगा, ऐसा सोच करके ये लोग अमेरिका में आकर के बस गए। अगले थे यूरोप के व्यापारी तबके के लोग, जिनका व्यापार यूरोप में पूरी तरह से ठप पड़ चुका था। उनका ये मानना था कि नए देश अमेरिका में ये लोग अपना व्यापार ढंग से करेंगे। अगले थे वे लोग जिनको अपने घर वालों ने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। उनके पास वहाँ रहने का कोई भी ऑप्शन बचा नहीं, इसलिए वो अमेरिका में आकर के बस गए। कुछ नए बिजनेस को शुरू करने वाले लोग भी थे जो अमेरिका में आकर के बस गए। अगले थे प्यार मोहब्बत में धोखा खाए हुए लोग, जिनका यूरोप में रहना मीनिंगलेस था, इसलिए वो लोग अमेरिका में आकर के बस गए। तो इस तरीके से अलग अलग व्यक्तिगत कारणों की वजह से लोग अमेरिका से यूरोप में आकर के बस गए। इनमें से ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे और चतुर थे। नेटिव अमेरिकन्स की अगर अपन बात करें, यानी कि अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनकी अगर अपन बात करें, तो उनको इन्होंने शराब की लत लगा दी। नेटिव अमेरिकन्स के लिए शराब एकदम नई चीज़ थी, उन्होंने इसका सेवन पहले कभी नहीं किया था। यहाँ एक और मज़ेदार बात यह है कि नेटिव अमेरिकन्स ने यूरोपियंस को तंबाकू खाना सिखा दिया था। यूरोपियन ने नेटिव अमेरिकन के साथ में धीरे धीरे व्यापारिक संबंध मजबूत किए, उनसे दोस्ती की, और फिर धीरे धीरे यूरोपियन लोग अमेरिका की इस धरती पर अपना रुतबा बढ़ाते चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और नेटिव अमेरिकन्स को यूरोपियंस ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कई सारी उनके साथ में फर्जी संधियां की, और इस संधियों के तहत उन्होंने उनकी ज़मीनों को हड़पना शुरू कर दिया। संधियों के अनुसार जो रकमें तय होती थी वो रकम कभी उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स को दी ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता था कि कम रकमों में वो लोग ज़्यादा ज़मीन को हड़प लेते थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे नेटिव अमेरिकन्स की ज़मीनें चली गईं, उनके घर बार चले गए। धीरे धीरे बेचारे नेटिव अमेरिकन्स अपने ही देश में बेसहारा होते चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन लोगों ने इस बात का कभी विरोध नहीं किया। ऐसा कई बार हुआ कि नेटिव अमेरिकन्स ने यूरोपियन सेटलर्स के साथ में लड़ाइयाँ की, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि यूरोपियंस ज़्यादा ताकतवर थे, फिर नेटिव अमेरिकन्स को पल भर में कुचल देते थे। इनके पास तोपें और बंदूकें थीं, जिनके दम पर यह आसानी से नेटिव अमेरिकन को मार दिया करते थे। ऐसे में कई सारे नेटिव अमेरिकन यूरोपियन लोगों के साथ में मुठभेड़ में मारे गए, और जो लोग बचे उन बेचारों को बाहर जंगल की ओर या फिर रेगिस्तान की ओर ढकेल दिया गया। तो इस तरीके से अमेरिका के मूल निवासियों को अपने स्थानों से खदेड़कर रेगिस्तान और जंगलों की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। तो जरा सोचिए, नेटिव अमेरिकन जो हजारों सालों से इस अमेरिका की भूमि पर रह रहे थे, बेचारे अपने ही देश में पराये होकर के नहीं बेबस हो गए। अब धीरे धीरे समय और भी बीतता चला जा रहा था। यूरोपियन लोग जो यहाँ पर आकर के बसे थे, अब वे लोग धीरे धीरे अमेरिकन लोगों में तब्दील होने लगे, यानी कि वो इस धरती को अपना देश अमेरिका समझने लगे। और जो नेटिव अमेरिकन बच गए थे उनके साथ में व्यापारिक संबंध वो लोग कायम रखे। तो दोस्तों, ये तो कहानी रही 16वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी अब शुरू हो चुकी थी। 17वीं शताब्दी के शुरुआत से ही, यानी कि 1607 से ही ब्रिटेन की नज़र अमेरिका पर पड़ चुकी थी। यूरोप से केवल सेटलर्स ही नहीं आए, कई सारी उपनिवेशिक ताकत भी वो अपने साथ लेकर के आए, जैसे कि ब्रिटेन। 17वीं शताब्दी के शुरुआत से ही ब्रिटेन ने अमेरिका में कुल 13 कॉलोनियाँ बसाई। साथ ही साथ फ्रांस ने और स्पेन ने भी अपनी कॉलोनियाँ बसा दी।
अमेरिका के रिसोर्सेस यानी कि संसाधनों को यूज करने के लिए इन देशों ने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में बसने वाले लोग भी यूरोपियंस थे और अमेरिका को गुलाम बनाने वाले लोग भी यूरोपियन ही थे। बेचारे यूरोपियंस, सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से तो वो लोग यूरोप को छोड़ करके अमेरिका में बसे थे, अब यहाँ पर भी उसी सरकार की गुलामी थी। तो दोस्तों, यूरोपियन सेटलर्स को अब मैं अमेरिकन्स कहूँगा, क्योंकि ये लोग अमेरिका में आकर के बस चुके हैं और अमेरिका को ही अपना देश मानते हैं। तो इसके लिए अब मैं अमेरिकन ही टर्म यूज़ करूँगा। अमेरिका जब ब्रिटेन का गुलाम था तो कई तरह की पॉलिसीज अमेरिका के लिए बनाई जाती थी और कई तरह के टैक्स भी अमेरिका के ऊपर लगाए जाते थे। दोस्तों, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, एक ही समय में यूरोपियंस लोग अमेरिका में आकर के बसे थे और उसी समय के दौरान अमेरिका में ब्रिटेन की, फ्रांस की और स्पेन की कॉलोनियाँ भी बनाई गईं। तो समय दोनों का एक ही है, यूरोपियंस का बसने का भी और कॉलोनी बनने का भी। तो ब्रिटेन और बाकी के यूरोपियन देशों की गुलामी में अमेरिका को 1 सदी पूरी होने को आई थी। इस 1 सदी में उन्होंने काफ़ी कुछ सहा था। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अलग अलग तरह के टैक्स इनसे वसूले जाते थे। फ्रांस और स्पेन भी अपनी अपनी जगहों में अपनी अपनी हुकूमत चलाते थे। ये है 18वीं शताब्दी का अमेरिका, जहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और अपने अच्छे और बुरे को समझते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर। दोस्तों, 1756 का समय, जब 7 ईयर वॉर शुरू हो जाती है। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ही बहुत पुराने दुश्मन हैं। इन दोनों देशों के बीच आपस में लड़ाई चलती ही रहती है। तो 1756 में एक बार फिर से इन दोनों देशों के बीच में वार शुरू होती है। 7 ईयर वार को कई बार इतिहासकार फर्स्ट वर्ल्ड वार भी कह देते हैं, क्योंकि उस वक्त के कई सारे देश इस वार में शामिल थे। दोस्तों, 7 ईयर वार अमेरिका की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए हुआ था। बेसिकली ये 2 देशों के बीच की लड़ाई थी, फ्रांस और ब्रिटेन, जिसमें फ्रांस की बहुत बुरी तरह से हार हुई और उसको अमेरिका से अपनी जगहें गंवानी पड़ी। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि फ्रांस को अपनी आधी से ज़्यादा जगह ब्रिटेन को देनी पड़ी और बाकी की स्पेन को देनी पड़ी। 7 ईयर वार लड़ने के बाद ब्रिटेन बुरी तरह से कंगाल हो चुका था। ब्रिटेन फैसला करता है कि अमेरिका के ऊपर कई सारे टैक्स लगाए जाएंगे। और रही बात फ्रांस की, तो फ्रांस तो बुरी तरह से बर्बाद हो ही जाता है 7 ईयर वार के बाद। तो सबसे पहले 1764 में शुगर टैक्स लाया जाता है। इस टैक्स के मुताबिक सारी शुगर अमेरिका की ब्रिटेन को दी जाएगी। आप किसी दूसरे देश को शुगर नहीं बेच सकते, भले ही आप घाटे में क्यों ना जाएं। उसी साल 1764 में एक और एक्ट लाया गया, क्वार्टरिंग एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक अमेरिका में जितने भी ब्रिटिश सोल्जर्स रह रहे थे, उनका सबका खर्चा कॉलोनिस्ट लोग उठाएंगे। और अगर उन सैनिकों की कहीं रहने की व्यवस्था नहीं होती है तो उन लोगों को अपने घर में सहारा भी देना पड़ेगा। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि ये एक्ट कितना ज़्यादा लोगों की प्राइवेसी के खिलाफ था। अब सोल्जर्स को अपने घर में भी रखना पड़ेगा। 1765 में एक और एक्ट लाया गया, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक हर डॉक्यूमेंट पर स्टैंप लगेंगे और स्टैंप लगेंगे तो सरकार टैक्स भी लेगी। तो आप लोग फोटो में देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग नाराज़ हैं। तो इस स्टैम्प के अगेंस्ट में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। एक नारा दिया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये नारा अमेरिकन रिवॉल्यूशन में एक एजेंडा की तरह यूज़ किया गया और जर्नलिस्ट लोगों ने इस तरह का स्टैम्प छाप दिया कि ये देखो, ये तो लगभग मौत की निशानी है। इसके बाद भी कई सारे एक्ट जारी रहे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अमेरिका के अंदर जो 13 कॉलोनियाँ थी वो सब की सब यूनाइट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो दुश्मन थे वो एक ही थे, ब्रिटेन, ब्रिटिश हुकूमत। तो उनको लड़ना था ब्रिटेन से, क्योंकि फ्रांस तो ऑलरेडी बाहर हो ही चुका है। 1770 में एक इंसिडेंट होता है, बूस्टन मसेकर। इसको मसेकर तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी कम लोग मरे थे, केवल 5 लोग मरे थे। तो इस घटना ने पब्लिक ओपिनियन को ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ बदल दिया। सरकार की जो नीतियाँ थी, लोग उसके खिलाफ अब खुलकर आ गए थे। पहले उन्हें केवल टैक्स हटवाने थे, उन्हें पूर्ण स्वराज वगैरह, आज़ादी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अब उनको पूरी आज़ादी ही चाहिए थी। 1773 में टी एक्ट आता है। इस एक्ट के मुताबिक अमेरिकन लोग केवल ब्रिटेन से ही चाय खरीद सकते हैं। तो लोग इसके विरोध में अमेरिका में जो जहाज आए थे ब्रिटेन से, उसके ऊपर चढ़ गए और उसमें जो भी चाय रखी थी उसको सबको पानी में फेंक दिया। फिर इसके बाद में 13 कॉलोनियों की मीटिंग होती है और इसके बाद 1775 अप्रैल में वार छिड़ जाती है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इस वार में 13 की 13 कॉलोनियाँ ही क्या हो जाती हैं, यूनाइट हो जाती हैं। और इन 13 कॉलोनियों को यूनाइट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन। पहले ये आर्मी में होते हैं, लेकिन बाद में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को इन्होंने ही लीड किया।
1775 में जब युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांस ने भी अमेरिका का पूरा साथ दिया, क्योंकि वो 7 ईयर की हार को पचा तो पाया था नहीं। फ्रांस को बदला चाहिए था, इसलिए उसने अमेरिका की मदद की। साथ ही साथ स्पेन की आर्मी ने भी बाद में अमेरिका की मदद की। पहला युद्ध लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में हुआ। ये 2 सिटियां थी अमेरिका के अंदर। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि फ्रांस अमेरिका का साथ पूरा दे रहा था। फ्रांस ने 65% अपनी आर्मी अमेरिका को दे दी। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अमेरिका में कई सारे लोग ब्रिटिशर्स के लोयल लोग थे। तो जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, यानी कि अमेरिका क्रांति हुई और अमेरिका क्रांति के बाद में आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा गया, तो उन लोगों ने ब्रिटेन का साथ दिया, ना कि अमेरिका में रहने वाले लोगों का। जॉर्ज वॉशिंगटन की लीडरशिप में 1776 तक अमेरिका ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और शिकागो और फिलाडेल्फिया नाम की जगहों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। तो दोस्तों, हम लोग ये कह सकते हैं कि 1776 के मध्य तक अमेरिका अपनी 50% से ज़्यादा लड़ाई जीत चुका था। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका ने अपना इंडिपेंडेंट डे मनाया। उन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करके शहर के कोने कोने में लगा दिया। बरसों से चला आ रहा ब्रिटिश रूल 1776 में जाकर के ख़त्म हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। 1776 में जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। जॉर्ज वॉशिंगटन डीसी के पास में 2 ऑफर थे, या तो वो राजा बन जाए या फिर प्रधानमंत्री बन जाए। तो जॉर्ज वॉशिंगटन डीसी ने प्रधानमंत्री बनना ज़्यादा उचित समझा और 1776 में ही वो अमेरिका के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। 13 कॉलोनियों के साथ ने और फ्रांस और स्पेन की दोस्ती ने अमेरिका को आज़ाद करवा ही दिया। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में और अमेरिकन क्रांति में महान साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी एक बड़ा योगदान है। 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अमेरिका में सरेंडर कर दिया और अमेरिका को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। 1781 के बाद ऑफिशियली ब्रिटेन के द्वारा भी अमेरिका को एक नया देश मान लिया गया। दोस्तों, ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं जो भारत में भी आए थे गवर्नर जनरल बन के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे आज़ादी के बाद की कहानी और ये देखेंगे कि अमेरिका कैसे डेवलप हुआ, किस तरह से अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बना। तब तक आप अपना सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।